चीन भारत राजनीति की कंप्लीट क्लास तो ये नहीं है, तो इसने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक की है, इसको मैं सुधार देता हूँ। कंप्लीट तो नहीं है बच्चों, यहाँ पर इस पार्ट में लिखेंगे, एक पार्ट दूसरा पार्ट, ऐसे का 3-4 पार्ट्स के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो विशेष तौर पर याद रखना, ये वैसे ही लिख रखा है कि फुल क्लास, तो कंप्लीट क्लास में इसको ख़त्म करना संभव नहीं है। एक जगह मतलब एक ही जगह पर इसे कंप्लीट नहीं कर सकते, उसके पार्ट्स बटे हुए हैं। हाँ, हम पूरा जब पढ़ के रहेंगे तो उसके बाद हम इसको और भी एक्सप्लेन लास्ट में करेंगे, या जो उसको जब हम लास्ट में रिवीजन कराएंगे तब देख सकते हैं। रिवीजन के वक्त और आपके PYQ के वक्त हम ये देखेंगे कि ये और भी बेहतरीन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, चले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस भारतीय राजनीति का चिंतन के बारे में, भारतीय राजनीति का चिंतन जो है, इसका जो उद्देश्य जो इसका होता है आशय, उद्देश्य नहीं आशय जो है वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद इसके विविध नाम पढ़ेंगे। किसके विविध नाम पढ़ेंगे? तो याद रखना है आपके भारतीय प्राचीन राजनीति के विविध नाम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करें तो इसका समय काल कहो या काल कर्म कहो, आपकी मर्जी, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, मार्कर थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। किताबों के हिसाब से हम चलेंगे तो कालक्रम और समय क्रम को किस प्रकार बांटा गया। जिसने NCERT पढ़ ली है उसके लिए तो क्लास बहुत बढ़िया है। अभी जो NCERT पढ़ रहा है उसके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस क्लास है, NCERT लेवल तक नहीं है। तो NCERT में इस क्लास से कुछ नहीं है, NCERT के अंदर ना मैंने NCERT से कुछ उठाया है। ठीक है, ये वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक इसका समय काल रहता है। यानी वैदिक काल जब स्टार्ट हुआ था, वैदिक काल में क्या क्या हो रहा था, वैदिक काल में बात करूँ मैं यहाँ पर, तो वैदिक काल जो है शुरुआत में बहुत सारी एक बॉक्स के अंदर मान्यता और मैं भर दूँ कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त, सिंधु घाटी सभ्यता थी उस वक्त, यहाँ पर आर्य आए थे। उन आर्यों ने वैदिक काल को आगे बढ़ाया। आज के विशेष तौर पर लोग इस थ्योरी को नहीं मानते, सिद्धांत को नहीं मानते, तो मैं सिद्धांत से दूर रहे तो अच्छा है। सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो सिंधु घाटी या सिंध के अंदर जो भारतीय मूल निवासी थे उनके ऊपर आर्यों ने अत्याचार किया और उन्हें उनका शासन वहाँ से हटा दिया। ये सारी थ्योरी बहुत ही विवादित थ्योरी है। इस विवादित थ्योरी के श्रेणी में रखा जाता है, यानी विवादित सिद्धांत। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता कि किसी बुक्स में किसी में नहीं, तो मैंने इतना बता दिया कि कुछ दार्शनिक इसे मानते और कुछ नहीं मानते, कुछ इतिहासकार इसको मानते और कुछ नहीं मानते। इसे आपका ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह में थोड़ा बहुत कोई पूछ लिया तो अब इसके समर्थन में आप है या नहीं है वो आपकी निजी सोच है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी विवादित है तो आप इसके समर्थन में ना हो। कुछ इसका समर्थन करते हैं, कोई दार्शनिक करते हैं, कोई इतिहासकार भी इसका समर्थन करते हैं। हमें उससे ज़्यादा नहीं, हमें समय क्रम के कालक्रम के बारे में बात कर रहे थे कि वैदिक काल से लेकर आपके वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक ये क्रम चल रहा है। मुगल काल की जगह कहीं कहीं पर कई बुक्स में इस्लामिक काल बताया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आप अरब साइड चले जाओ इस्लामिक काल समझ के, नहीं, मुगल काल को इस्लामिक काल उसके अंदर बताया गया। ऐसा नहीं है कि हर बुक के अंदर इसे इस्लामिक काल नहीं कहा गया, कुछ किताबों के अंदर मुगल काल को इस्लामिक काल के नाम से भी जाना गया। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसको हाईलाइट कर देते हैं कि वैदिक काल से लेकर इस्लामिक या मुगल काल तक इसका कालक्रम रहा है। ठीक है,
जब हम देखें कि कुछ भी उल्लेख करने के लिए विश्व में, हमारा विश्व बहुत बड़ा है, बहुत सारे देश है विश्व के अंदर, और इस विश्व के अंदर यानी पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व में उस वक्त या उस समय उल्लेख करने के लिए कुछ नहीं था। उल्लेख करने के लिए कुछ भी साक्ष्य नहीं थे। यहाँ पर मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ, साक्ष्य लिखना है इस तरह आपको, साक्ष्य नहीं थे, ठीक है। फिर भी यहाँ पर क्या था, उस वक्त भी हमारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन उल्लेख करने के लिए शिखर पर था, यानी उसका उल्लेख आप कर सकते थे, उस वक्त उल्लेखित था, शिखरतम उल्लेखित था। इसमें कुछ नहीं है कि यहाँ पर धीरे धीरे जब इस भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन को, हमारे चिंतन को किस किस ने कहा था कि ये उल्लेख नहीं है, ये उल्लेखित नहीं है, ये उल्लेखित नहीं है, कुछ लोगों ने कहा ये उल्लेखित नहीं है। वो कौन थे? पाश्चात्य थे। कौन थे? पाश्चात्य दार्शनिक थे। अब सुनो, यहाँ पर जो साक्ष्य नहीं मिल रहे थे उनके खुद के, तब उन्होंने क्या किया, एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि ये उल्लेखित नहीं है। कौन? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो उल्लेखित नहीं है। इसमें राजनीतिक लिखना भूल मत जाना यार, आप अभी NCERT सब पढ़ के आए तो इस राजनीतिक लिख देना आज, ठीक है। उल्लेखित नहीं उन्होंने कहा। तो पाश्चात्य दार्शनिक जो थे वो क्या कह रहे थे, उस बातों को भारत के अंदर उसे उल्लेखित करने के लिए दो व्यक्ति आए जिन्होंने ये समझा, इनकी बातों को समझा। तो अरस्तु और प्लेटो ने इस विषय पर विशिष्ट उल्लेख किया था। ये बात अलग है, ठीक। इनने जो कहा, तो सबसे पहले आपका यही सवाल रहेगा कि है क्या, मतलब ये पाश्चात्य दार्शनिक है कौन? उन्होंने भारतीय चिंतन को व्याख्यात्मक क्यों नहीं बताया? व्याख्यात्मक, उल्लेखात्मक, ये सारी बातें जो है, अब देखो ये थे आपके कौन, ये यूरोप और यूनानी दार्शनिक थे। इनमें दो व्यक्तियों के विशेष नाम भी आते हैं जिन्होंने भारतीय चिंतन के ऊपर ये कहा था कि उल्लेखित नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, अध्ययन हेतु नहीं है। उन दो भाई साहबों के नाम भी बता देता हूँ मैं। एक था डेनिंग और दूसरा था मैक्स मूलर। इनकी बोलती बंद जरूर होगी, आप चिंता मत कीजिए। ये अभी बोल रहे हैं कि ये व्याख्या हेतु नहीं है, वो है, वो नहीं। देखो भारतीय चिंतन जो है, राजनीति हमारी इतनी बड़ी है, उसको भी इतने लोगों के द्वारा सुनना पड़ा कि तुम हेतु नहीं हो अध्ययन के लिए। यूनान ऐसा ही लिख लेना, ये थोड़ा कट गया तो यूनान आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इस लाइन को मैं छोटा मार्कर करके यहाँ लिख देता हूँ, आपके यूनान है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ना, सॉरी छोटा करके लिख दे, ये चीज़ है यूनान लिखा हुआ है तो कट गया ना थोड़ा। यूनानी दार्शनिक डेनिंग और मैक्स मूलर ने भारतीय चिंतन को या भारतीय राजनीतिक चिंतन को लिखित नहीं है ऐसा कहा। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, ना इसका ज्ञान है, ना कुछ है। ये ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं भारतीय लोग, या जो ये वाले हैं। ये अरस्तु और प्लेटो के बारे में कहा। अरस्तु और प्लेटो भी बाद में आए, उन्होंने ये अध्ययन तो किया, लेकिन इनसे मैं बात करूं तो ये दोनों गलत साबित हुए। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली, जैसे समय अनुसार परिस्थितियाँ
तो धीरे धीरे इन सब की बोलती बंद हो गई पाश्चात्य की कि भारतीय राजनीति, लास्ट में क्या कहा, राजनीतिक चिंतन स्वार्थिक या अत्यधिक कह सकते हो, बुक्स के हिसाब से अत्यधिक लिख दो, कोई टेंशन नहीं। अत्यधिक प्राचीन यानी पुराना और प्रासंगिक है। मज़े की बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर बहुत सारों की लेखनी खराब रहती है। कुछ लिखते हैं प्रासंगिक इस तक और कुछ लोग लिखते हैं प्रासंगिक में 2 बिंदी लगा के। तो ये लेखनी आपकी बिल्कुल ख़राब है, लेखनी यूज़ ना करें। ये लेखनी सही है कि प्रासंगिक और प्राचीन यानी इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है और ये पुरानी भी है। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या कह रहे थे, फालतू की बातें, इनकी बातें किसी ने नहीं मानी तो इनका मुंह बंद हो गया, इनकी बोलती बंद हो गई जब इन्होंने उल्लेख किया। फिर समय अनुसार परिस्थितियाँ बदली तो ये पता चला कि सबसे प्राचीन और प्रासंगिक यही है भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन। तो इनकी भाई साहबों की बोली बंद हो। एक बार रिवीजन में देख लीजिए, आप रिवीजन में देख लीजिए फिर से मैं कहना क्या चाहता हूँ। आज से हमने थोड़ा बहुत जाना कि मुगल काल तक ये थी, वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक चली ये थ्योरी, थोड़ी विवादित थ्योरी, इसको मैं नहीं पढ़ा सकता। विश्व उस समय उल्लेख करने के लिए साक्षी नहीं थे, तब भी भारतीय शिखर पर थी, भारतीय का उल्लेख करने के लिए शिखरतम रूप से थी। यानी मैं बात करूं जब विश्व में कुछ उल्लेखित नहीं था तो ये हमारा चिंतन जो है सबसे शिखर पर था भारत का। ठीक है, इससे क्या प्रूफ होता है कि भारतीय राजनीति, भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन उच्च कोटि का है। शिखर ज्ञान इसमें आ रहा है तो उच्च कोटि का होगा, शिखर ज्ञान लिख लो आप, उच्च कोटि का होगा। इस तरह लिखोगे ना, कोई नहीं नंबर काट पाएगा। विश्व में उस समय उल्लेख करने के लिए कुछ नहीं था, सब बिगड़ा हुआ था, तभी हमारा ये सबसे उल्लेखित था। फिर भी कुछ बेकार लोग थे जिन्होंने कहा कुछ उल्लेख करने हेतु नहीं है। अब ऐसा लो उल्लेखित है तभी इसको प्राचीन और प्रासंगिक कहा गया है। इन्होंने अच्छा अध्ययन किया, थोड़ा बहुत इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, धीरे धीरे समय बदला और एक और वैज्ञानिक सामने आए यहाँ पर जिनका नाम था मैक्सी। मैक्सी के अनुसार, मैक्सी ने वो बात कह दी, भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से, प्राचीन लिख लेना यार, चिंतन से कई वर्षों पुराना है। प्राचीन लिखना थोड़े अच्छे नंबर आ सकते, प्राचीन यानी पुराना है। अब ले लो भाई साहब, कौन प्राचीन पूछता है भारत, भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन या फिर ये गोरे लोगों का यूरोपीय। तो यहाँ पर स्प्लिट हो गया धीरे धीरे। तो इन भाई साहब की बात कहीं रही, कहीं नहीं रही, इनकी बातें कहीं नहीं, सॉरी इनकी बातें कहीं नहीं रही। ये जो थे डेनिग और मैक्स मूलर को कोई नहीं मानता इनकी बातों को, क्योंकि धीरे धीरे पता चला तो फिर इनका काम तमाम हो गया। मैक्सी ने भी कह दिया, तो मैक्सी ने सीधा निशाना साधा है यूरोप की और उन्होंने कहा कि भारतीय प्राचीन राजनीति ज़्यादा पुरानी है यूरोप की राजनीतिक चिंतन से। और यहाँ पर मैक्सी के कहने पर सारी बात स्पष्ट हो रही है।
ठीक है। अब देखो उल्लेख तो कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन विशिष्ट उल्लेख हमें जो इसके मिले, मैक्सी के कहना, मैक्सी कहाँ से कहने लगा? मैक्सी ने कोई उसे सपना तो नहीं आया होगा मैक्सिको की ये पुराना है ये नया है, तो मैक्सी ने क्या अध्ययन किया होगा? तो हमारी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन के लिए उत्कृष्ट नमूने क्या है? नमूने क्या है उत्कृष्ट? यहाँ पर यूपीएससी जैसे ये इसको स्रोत मानते हैं, नमूना और उत्कृष्ट को, नमूने को स्रोत मान लेते हैं। मिस्टेक यहाँ होती है तो इसे हटा दो, तो इसे कह सकते हैं स्रोत क्या है, वे भी कह सकते हैं स्रोत क्या है। स्रोत हमारे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, शिलालेख है, ग्रंथ है, अभी 8 नहीं है, 5 है, सॉरी 6 है, अभिलेख। मैं आपको कह रहा हूँ ये किताबों के अंदर मेंशन है, इतनी चीज़ ये एक्स्ट्रा में आप याद रख सकते हैं। ज़्यादातर इनसे हमें उल्लेख मिला, इनसे तुलना। शिलालेख वगैरह ये जो है लगभग ये मुग़ल काल तक की हिस्ट्री बता रहे थे, मुग़ल कालीन राजनीति है, उसका उल्लेख तो हमें आज भी कहीं से भी, हम यदि भूवैज्ञानिक काल देखें, भूवैज्ञानिक काल के तहत यानी कि हम अध्ययन करते हैं ना, जो अंदर की वस्तु होती है, प्राकृतिक वस्तु, प्रागैतिहासिक वस्तुएं, उनका अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर मिल जाता है डाटा। ग्रंथ और ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सारा है। ग्रंथ से भी बहुत सारी, वेद से बहुत सारा और पुराण से बहुत सारा मिला है, ठीक है। तो ये था इसका आशय जो पूरा हमने बताया, इतना ही बस है कि उच्च कोटि की है। अब लेक्चर 1 के अंदर इतना तो नहीं बढ़ा सकते, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, उसमें और क्या पढ़ाना है बताओ, डिटेल में बताऊंगा मैं। अभी रुको यहाँ, थोड़ा सा समय दीजिए हमको, तो समय का पाबंदी, अभी समय बहुत है हमारे पास। रिवीजन में देख लीजिए क्या करेंगे तो बता देंगे। तो एक बार फिर से आप इसको डिटेल में देख लीजिए क्या क्या मैंने बताया है, और आगे भी हम इसकी विशेष चीज़ें और भी बातें करते हैं। अब चलते हैं आगे हम, सॉरी ये मार्कर का भी दिक्कत रहता है। एक यहाँ पर दिक्कत और भी आपको दिख रही होगी, माइक की थोड़ा सा नॉइज़ दिख रहा होगा, वॉइस नॉइज़ आपके सामने रहेगा। इसको मैं कल या परसों सॉल्व करने की कोशिश करूँ। अगला लेक्चर जो है एकदम क्लियर वॉइस में आएगा, ये बात आएगा, एकदम क्लियर वॉइस में मैं रिकॉर्ड करूँगा। चले धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जो समय अनुसार हम परिवर्तन लाएंगे, अपडेट करके खुद को धीरे धीरे आगे चलते चलते हम अन्य विषयों पर भी अपना ध्यान करेंगे। लेकिन अभी तो हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, और बहुत सारे विषय हमारे पास से पढ़ाने के लिए, और बहुत सारा हमने पढ़ रखा है जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। चलें, विविध नाम की मैं बात करूं, मार्कर विविध नाम की मैं बात करूं तो याद रखना है, विविध नाम के अंदर महाभारत में राजनीति को कई नामों से जाना जाता है। इसमें पहला यहाँ पर रहता है राजधर्म, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र, तीनों साथ में हो गया। दूसरा रहता है अर्थशास्त्र, दंड नीति,
तीसरे में बात करूँ, चौथे में बात करूँ मैं यहाँ पर पंचतंत्र और शासन नीति भी आप यहाँ कह सकते हैं। तो इतने नाम थे महाभारत के अंदर। तो महाभारत में राजनीतिक चिंतन का विशिष्ट विवरण मिलता है। एक प्रोफेसर थे अल्तेकर। अब कुछ कह रहे होंगे बुक से देख के पढ़ा रहे हैं, तो भाई मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बेसिकली बात करूँ मैं स्क्रीन रिकॉर्ड से पढ़ा रहा हूँ, ना कोई ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, ना कहीं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा। मैं वीडियो बीच में रोकता तो आपको पता चलता, कट लगता है वीडियो के अंदर, कोई भी पॉइंट्स बुक के अंदर नहीं है, हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं। बुक में एडिट करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पर कुछ कमी लगी तो बुक का मैं एडिट कर सकता हूँ एडिशन, गलत बात नहीं, बुक तो देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सारा ज्ञान है जो हमें खुद देखना है, बुक का कुछ ज्ञान अलग तरीके ने पंचतंत्र को छोड़कर पंचतंत्र के अलावा सबका अध्ययन करवाया था। इन्होंने कहा बाकी सबका देख लो, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी, पंचतंत्र को छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट का ज्ञान आपके सामने हो गया। अरस्तु ने क्या कहा और अरस्तु और प्लेटो ने क्या क्या अध्ययन किया था वो हमने बता दिया अरस्तु और प्लेटो के बारे में। और प्रोफेसर के भाई साहब प्रोफेसर भी यहाँ आ गए। प्रोफेसर कौन से है? अल्तेकर साहब ने भी जो कहा मैंने बता दिया। और भी दो मैं इनको नहीं मानता, वैसे तो इनका विचारधारा याद रखनी है, डेनिंग और मैक्स मूलर को। इसे किसी ने नहीं माना, वैसे आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ये इतने दार्शनिक है, इसमें देखो ये यूनानी दार्शनिक में बात करूँ, ये दोनों, ये तो इंडियन भारतीय है, ये दोनों यूनानी है, और ये बाकी सब यूनानी और आपके ग्रीक वाले हैं, कोई नहीं पूछेगा। विविध नाम के ऊपर सबसे पहला हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अभी बेसिक चीज़ें बताऊंगा मैं, इसका डिटेल में चैप्टर बहुत बड़ा, आगे बहुत है। रामायण के बारे में, रामायण में क्या लिखा हुआ है आगे बहुत डिटेल है। ये थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये अभी शुरुआती लेक्चर है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है आपको। धीरे धीरे हमें आपको आसानी से अर्थशास्त्र की और भी डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले अर्थशास्त्र जो है राज्य और लोक कल्याण से संबंधित है। देखिए, एक तरह से अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों एक प्रवही है। प्राय है। अभी धर्मशास्त्र क्या है पूछोगे, आगे बताएंगे धर्मशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र में मुख्य भूमिका निभाई थी कौटिल्य ने। नामक पुस्तक निर्माता है कौटिल्य भाई साहब, बेहतरीन। ये एनसीईआरटी में हो सकता है, मैं इसमें दावा कर सकता हूँ, कौटिल्य, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र को लोग वित्तीय मानते हैं, यानी कि वित्त से संबंधित या आर्थिक नियोजन से संबंधित, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। ये ज्ञान था राजनीति, पॉलिटिक्स का, राजनीति का सदृष्ट विवरण, ऊपर जा भाई, सदृष्ट विवरण। तो राजनीति का अर्थशास्त्र के अंदर सदृष्ट विवरण किया, अच्छा विवरण यही है। ग्रंथ कौन से ग्रंथ में अच्छा विवरण किया? ग्रंथ में बात करूँ रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर, और बात करूँ किस किताब के अंदर, किस बुक के अंदर अच्छा विवरण है राजनीति का अर्थशास्त्र के अंदर, किस व्यक्ति ने सदृष्ट विवरण किया?
व्यक्ति विशेष कौन है यहाँ पर? कौटिल्य। कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, यहीं फंसेंगे सारे। अभी बहुत सारे बच्चों को आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में सबको पता चल चुका है, इसका अर्थ नाम जरूर है लेकिन राजनीतिक से संबंधित है, ना कि वित्तीय और आर्थिक नियोजन से, ना ही अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से भी संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें अर्थशास्त्र में दो शब्द और है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का विज्ञान कह सकते हैं इसको, या अर्थ का शास्त्र भी कह सकते हैं। राज्य और लोगों के बीच कल्याण का शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र है। ठीक है, या बोलूं जनता और शासन के मध्य कल्याण का शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र को बहुत सारे चीज़ों में लिखा गया है। उसे कामसूत्र नाम की एक ग्रंथ के अंदर क्या बोला गया है, उसमें अर्थ का मीनिंग बताया गया, अर्थ का मतलब उसमें ये बताया गया है। अर्थ का मतलब उससे शिक्षा से बताया है, भूमि से बताया है, मित्र से बताया है और घरेलू उपकरण से बताया। ठीक है, शिक्षा, भूमि, मित्र और घरेलू उपकरण से काम अर्थशास्त्र के अंदर, काम सूत्र के अंदर ये चीज़ बताएगी। ठीक है, ये धर्मशास्त्र का प्रभावी है। अर्थशास्त्र में देखिए दंड नीति बाद में आती है। अर्थशास्त्र लोक का कल्याण की बात करते हैं, लोक कल्याण और शासन के मध्य का शास्त्र है। तो यहाँ पर इस विकास के अंदर इसमें व्यवधान डालने वाले अपराधी यार इसके विरोधक जो अपराधी है उनको सजा देने के लिए दंड नीति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। लो भाई, एक नया वर्ड है, दो नए वर्ड ऐड हो गए यहाँ पर। अब तुम सोच में पड़ गए होंगे ज़्यादातर लोग तो कि धर्मशास्त्र अर्थ का विज्ञान है, बिल्कुल सही है। अर्थ का शास्त्र है, बिल्कुल सही। जनता और शासन के मध्य कल्याण का शास्त्र है, बिल्कुल राइट है। अर्थ का मतलब है शिक्षा, भूमि, मित्र, घरेलू उपकरण, काम सूत्र के अंदर कहा गया है। और भी डिटेल हमने बात की, ये भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें आपराधिक मामलों में जो आए हैं, उनके व्यवधान डालने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये खतरनाक रूप में ये बढ़ जाता है कि दंड नीति जो है उसका प्रयोग किया जाए। दंड नीति क्या है बताओ? अभी दंड नीति के बारे में अलग से अध्ययन होगा, क्योंकि हमने प्रोफेसर अल्तेकर और महाभारत को पढ़ा है, तो हमें इतना तो पता चल गया है कि यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो रहा है, राजनीतिक वर्ड के लिए ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमने डिटेल में जाना है इसको, थोड़ा बहुत क्या पूरा जान लिया। अब इसको आगे एक अलग चैप्टर आएगा, उसको अलग उसमें जानेंगे। अब बेसिक में पढ़ा अभी राजधर्म के बारे में, धर्मशास्त्र, राजनीति और पंचतंत्र, दंड नीति। तो शासन नीति तो एक तरह से, शासन नीति में ज़्यादा माथापूजी नहीं करनी आपको। इतना लिख लीजिए, शासन नीति ही राजनीति है, इसमें कोई नहीं पूछेगा, बस इतना ही है। मुख्य है अब दंड नीति। दंड नीति के अंदर यदि कोई राजनीति
तंत्र दंड का रूप धारण कर ले, उसको दंड नीति कहा जाता है। इसमें यह कहा राजनीति का माध्यम जो है दंड से होकर गुजरता है। अब दंड नीति आपको देखो, कोई राजनीतिक तंत्र यदि दंड का रूप धारण कर ले तो उसको दंड नीति कहा जाए। और दंड नीति मुख्य तौर पर मनु के अंदर उल्लेख मुख्य तौर पर किसने किया था? मनु ने किया था। इसके विरोध में भाई साहब थे अर्थशास्त्र के कोटली, उन्होंने थोड़ा बहुत विरोध किया, उसके बाद विरोध नहीं चला था। देखो इसमें दो चीज़ें हैं। कोटली ने कहा कि दंड से दंड से केवल भय उत्पन्न होता है, और ये अनैतिक है और अस्थायी भी। राजनीतिक दंड से भय उत्पन्न होता है, अनैतिक और अस्थायी भी है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि इसमें कार्य की सजगता उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। कार्य की सजगता है उत्पन्न, इसमें कार्य की सजगता नहीं रहती। एक मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ। यदि आप किसी को दंड दे रहे हो तो दंड देंगे तो कानून का पालन तो करेगा ही दंड के भय से, ठीक है। तो एक तरह से राज्य कायम रहेगा। दंड और बल प्रयोग से राज्य कायम रहेगा। ये राज्य तो कायम रहेगा, अस्थायी रहेगा, लेकिन जैसे ही राज्य हटेगा, किसी भी प्रकार से नया शासन आया तो वो दंड जो था वो खत्म कर दिया, तो डर भी खत्म हो गया, तो व्यक्ति उससे भी ज़्यादा अनैतिक हो जाए। और भी खूंखार हो जाए, क्योंकि उसके अंदर वो भरी पड़ी है नफरत, जो भय की वजह से, डर की मदद से या दंड की वजह से, भय की वजह से वो छुपी हुई थी। तो कोटली ये कहता है कार्य की सजगता कहाँ हुई? कुछ हुई नहीं हुई, केवल डर है तब तक है, फिर वो अपना वैसे के वैसे रहेगा। व्यक्ति अनैतिक है तो अनैतिक रहेगा, डर से कभी सुधरने वाला नहीं है। अब दंड नीति जो है उसमें एक और बात की, यदि हम बल का प्रयोग और डर का अभाव रहेगा तो राज्य कभी कायम नहीं होगा। ये दंड नीति का मुख्य पॉइंट है। मनु ने कहा कि डर ही व्यक्ति को आसानी से सोने देता है, वह जुर्म की ओर कम अग्रसर और न्याय व्यवस्था की ओर अग्रसर होता है। अधिक अग्रसर होता है। अर्थशास्त्र में इस पॉइंट में ये कोटली ने कहा कि दंड स्थायित्व का साधन है
अनवेक्षा, त्रेता और वर्ता, तीन चीज़ें हैं कल्याण का। तो यह मैंने फटाफट लिख दिया है, तो समझने वालों को समझ में नहीं आया होगा। कोई भाई साहब होंगे जो बोले सर हमें कदापि समझ में यह चीज़ नहीं आई, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। नहीं आए तो क्या करें, यहाँ रुकिए थोड़ा सा। हाँ, कौटिल्य ने कहा दंड केवल भय उत्पन्न कर सकता है, भय के सिवा कुछ नहीं कर सकता, कार्य में सजगता नहीं। दंड का माध्यम होकर गुजरता है। ये सारी दंड नीति की बातें मैंने बताई कि दंड जब राज एक रूप धारण कर लेता है तंत्र का, तब उसे दंड नीति कहते हैं। राजनीति का माध्यम दंड से होकर गुजरता है। नीति का उल्लेख कहाँ है? मनुस्मृति के अंदर, और कौटिल्य ने इसका विरोध किया है थोड़ा बहुत। दंड से केवल भय उत्पन्न होता है, अनैतिक और अस्थायी भी है। कार्य की सजगता नहीं उत्पन्न होती। राज्य गया तो डर खत्म हो, डर खत्म हुआ अनैतिक फिर से स्टार्ट होता है। बलपूर्वक और बल का प्रयोग और डर का प्रयोग करके हम राज्य को कायम कर सकते हैं। इसका नहीं करेंगे तो कायम नहीं हो पाएगा। तो मनु की ये बात मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, हाईलाइट करना ही पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। डर ही व्यक्ति का आसानी से सोने देता है, वह जुर्म की ओर कम अग्रसर होता है और न्याय व्यवस्था की ओर ज़्यादा अग्रसर, अधिक अग्रसर होता है। इतना तो तुम लिख सकते हो। अर्थशास्त्र में फिर एक कौटिल्य ने फिर उल्लेख किया, कौटिल्य का उल्लेख फिर से आया कि दंड जो है वह स्थायित्व का साधन। स्थायित्व मतलब एक बार जब शासन आया तब तुमने वो स्थायित्व उत्पन्न कर लिया, लेकिन अस्थायी ज़्यादातर ही नहीं रहेगा, अधिक तौर पर ही नहीं रहेगा। तो ये बातें थी। तो हमने अर्थशास्त्र के बारे में जाना, दंड नीति के बारे में जाना। एक पिछली क्लास का PDF है जहाँ पर 2-3 श्लोक है। इस आधार पर जो कहीं पूछे तो नहीं जाएंगे, रख सकते हो। अभी दिखाता हूँ तुमको कहाँ मैंने डाला। ये रहा, इस PDF के अंदर पिछली क्लास में मैंने अपलोड, उसका कुछ निचोड़ है, वो मैं फ़िलहाल आपको ये नहीं दे सकता क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जानना भी बाकी है। नहीं है, दो नहीं करना, एक चले। देखिए यहाँ पर पूरा 2-3 श्लोक है, मैंने बता दिया। अनवेक्षा त्रेता व्रताना, ये जो है ये मैंने पहले बता दिया। धर्म दंड स्थायित्व का साधन है, अनवेक्षा त्रेता व्रत कल्याण के साधन। तो ये पूरा इसका पढ़ लेना। और ये इसका है कि मनु ने दंड की महत्ता का वर्णन किया। उनके अनुसार सर्वधर्म पालन तो दंड का विधान ईश्वर ने किया। सर्वधर्म पालन है तो दंड का विधान किसने? ईश्वर ने किया है। मनु की बात है। मनुस्मृति में यद्यपि राजशास्त्र का कोई नाम परिभाषित नहीं किया, पर दंड का कोई राजा कहा गया। दंड से चतुर्वर्ण चतुर्थ से धर्म की रक्षा के लिए विचार किया गया। तो ये बातें उसके अंदर कही गई है। तो ये श्लोक तीन या 2-3 श्लोक है, ये आप याद रख सकते हैं। और ये PDF जो पुराना है ये आप थोड़ा एक नज़र मार सकते हैं इसके अंदर। ये हमने इसमें पुराने में जो पढ़ाया वो सेम टू सेम यहीं पढ़ाया हुआ है। इससे उससे हमने एक्स्ट्रा लेकर चला है, पुराने से थोड़ा एक्स्ट्रा है हमारे। और हमने लेखनी में सुधार किया। उसमें क्वेश्चन पुराने में इसमें क्वेश्चन करा रखे, कुछ प्रश्न करा रखे हमारे, उसमें थोड़े प्रश्न नहीं। नीति शास्त्र भी इसमें कवर था, सॉरी यहाँ ज़्यादा बट नीति शास्त्र भी इसमें कवर था, लेकिन फिलहाल हमने ये सोचा है कि नीति शास्त्र बाद में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस PDF पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़े से ले लीजिए। पिछली वाली क्लास और 2024 में जो क्लास थी उससे ये लंबी क्लास रहेगी मुझे लग रहा है। नीति शास्त्र की बात हम अभी कर लेते हैं। नीति में वर्ड है यहाँ पर, एक नीति और दूसरा है शास्त्र। नीति का अर्थ होता है सही मार्ग दिखाना।
और शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान या अर्थ। या अध्ययन भी कह सकते हैं, ठीक है। नीति शास्त्र में डेफिनेशन बात को अनुचित और उचित, नैतिक अनैतिक, अच्छाई बुराई, के बीच का अंतर ही नीति शास्त्र है। ये डेफिनेशन है। उचित अनुचित और नैतिक अनैतिक, अच्छाई बुराई के बीच का अंतर ही नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र भाई साहब जो है ये एक उस वक्त राजधर्म अर्थशास्त्र उनको नहीं मानते थे, तो यहाँ पर एक शुक्राचार्य नाम आता है और कामंदक नाम आता है। ये दो भाई साहब के नाम आते हैं। इनका जब शासन था तो ये कहते थे कि नीति शास्त्र ही शासन नीति का, अब शासन नीति क्या रणनीति है बता दिया पहले, शासन नीति का संबंधित विषय है। तो ये उनके शासन में इनके महत्वपूर्णता दी गई थी। इतना याद, कुछ नहीं है। 5 तत्व में छोटा याद रखना। राजनीति का विस्तार, विस्तारण ही पंचतंत्र है। हो गया काम आपका यहाँ पर जो था, ठीक है। आज की क्लास यहीं हम एंड करेंगे। ये वाला जो 100+ क्वेश्चन का इंक्लूड वादा है ये पक्का होगा, ऐसा नहीं है कि मजाक है, कुछ नहीं, पक्का होगा। हैंड राइटिंग होंगे, हाथ से नहीं लिखे जाएंगे इतने क्वेश्चन, तो बना के PDF लाऊंगा। और जो ये पढ़ा रखा है इससे ही क्वेश्चन है, ऐसे बाहर से नहीं लाऊंगा, इससे ही बहुत सारे आएंगे। और क्या ही कह सकते, PDF हमारे पास अवेलेबल है और आपको नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे कर सकते हैं, या आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो PDF आपके मोबाइल नंबर के अंदर आ जाएगा तुरंत प्रभाव से। बात करें तो ये UPSC, MPPCSC, RSSC और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हुआ टॉपिक, उसकी बात मैं अलग से यहाँ बता दूँ। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ कि आप आजकल देखते हैं कि जो ये है ना धर्मशास्त्र जो है ये कहीं नहीं देखने को मिलता, धार्मिक ग्रंथों के बाद आजकल कोई नहीं पढ़ता। नीति शास्त्र जो एथिक्स है वो UPSC के अंदर एक अलग विशिष्ट सब्जेक्ट के रूप से उभरा है, और इसका अलग से पेपर भी होता है GS का, शायद GS पेपर नंबर 4 या 6 होता है, ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं, मैं देखूँगा, तो ये होता है। और राजनीति तो पूरी है ही UPSC के अंदर, और इतिहास है ही, तो ये UPSC के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहीं से क्वेश्चन कहीं फंस जाता है। प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर इसका अध्ययन और मेंस के अंदर एक क्वेश्चन विशेष तौर पर दे रखता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन मान लो 15-16 नंबर का आ गया, तो ये विवेचना पूरी करके आ गए, आज के लेक्चर की पूरी विवेचना, आज के लेक्चर की पूरी विवेचना करके आ जाओगे ना, तो आपका काम बन गया। आज के लेक्चर की पूरी विवेचना वहाँ पर करोगे ना, तो क्वेश्चन सही। और इसमें तो ढेर सारे प्रश्न वो बन रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन तो वो भी बन गए हैं प्रीलिम्स के।
यूपीएससी का प्रीलिम्स के कुछ पीवाईक्यू में कल यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो इस लेक्चर के अंदर से आए हैं, लेक्चर के अंदर से वो आए हैं, उसके मैं डिस्कस कल परसों या करूँगा। आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले उसकी मैं विशेष तौर पर बात कर लेता हूँ, जल्दबाजी में थोड़ा रहूँगा क्योंकि क्लास को जल्दी ऐड करना है। ठीक है, तो राज्य के जो टाइप्स है इसके अंदर राज्य कैसे थे, उसके सभा कैसी थी, उस वक्त सभा कैसी थी, उस वक्त समितियाँ कैसी थी, उस वक्त मंत्रिमंडल कैसा था, और ये सारा जो अभी महाभारत पढ़ा था हमने, ये सब ठीक है, ये सब डिस्कस कैसे होगा और अच्छी तरह हम करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं, और ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूँगा, टेंशन नोट रहना है। इसके साथ मैं बुक पीडीएफ भी ऐड करूँगा जहाँ से मैंने आपको क्लियर करूँ भी। तो यहाँ से एक बड़ा सा थैंक यू लिख लेता हूँ और गुड बाय करता हूँ। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और भी बेहतरीन ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कमेंट में बता सकते हैं कैसा लगा होगा। धन्यवाद।